नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाला पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे इतिहास और इतिहास की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों पर चर्चा करेंगे। साथियों, चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण स्थलों पर, उन स्थलों पर चर्चा करेंगे, इस आधार पर चर्चा करेंगे कि परीक्षा यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछती है और हमारे लिए कौन सी चीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है। क्वेश्चन किस आधार पे बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी लोकेशन से पूछते हैं, कभी खोजकर्ता से पूछते हैं, कभी उस सभ्यता में या उस स्थान पर पाए गए महत्वपूर्ण साक्ष्यों से क्वेश्चन पूछते हैं। इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है उन स्थलों से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इस क्लास में उसी स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे और आराम से विस्तार से समझेंगे। साथियों, ये इतिहास की क्लास को हमें एक ऐतिहासिक क्लास बनाना है, इसीलिए आप सभी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये हमने पहले नहीं बोला था लेकिन अब बोल रहे हैं। अब इसलिए बोल रहे हैं कि साथियों, थोड़ा आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन आपके बाबा को भी मिलेंगे, जिससे आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर हम हमारे इस चैनल पर उपस्थित होंगे और आप सभी से ऐसे ही मिलते रहेंगे, पर्ची भाई पर्ची। तो साथियों, शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं आपको पुरानी चीजों का। जैसे कि सबसे पहली क्लास में हमने देखा इतिहास क्या है, इतिहास के परिचय के बारे में पढ़ा। फिर दूसरे बार में देखा हमने इतिहास के बारे में कौन कौन इतिहासकार महत्वपूर्ण थे जिन्होंने इतिहास के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी। फिर हमने इतिहास के कालखंड को देखा, प्राग ऐतिहासिक काल को अलग अलग भागों में विभाजित करके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उन सभी चीजों पर देखा जिसमें आदि मानव के जीवन के बारे में चर्चा की, उसका सामाजिक जीवन देखा, उसका आर्थिक जीवन देखा, उसका धार्मिक जीवन देखा और वो मुख्य तौर पर किस पर आश्रित था, उन सभी चीजों पर भी हमने चर्चा की। अब फिर हमने पूरा पाषाण काल सभी को बारी खत्म कर लिया और अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा करेंगे। और उन्हीं स्थलों में हम सबसे पहले, जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय इससे पहले की क्लास में बताया था, उसी क्लास में हमने नाम लिया था एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। कौन सा स्थान था साथियों? हड़प्पा नामक स्थान। तो हड़प्पा नामक स्थान की हम चर्चा करेंगे और उन्हीं स्थान की चर्चा करते हुए हम अपनी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, हड़प्पा नामक स्थान, सबसे पहले स्थान का नाम है हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। अब इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए कि वर्तमान में ये स्थान कहां पर पड़ता है सर, और यहां से क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा नामक स्थान वर्तमान में कहां स्थित है। और अगर आप नहीं मानते हो तो पुराने साल के पीएससी के क्वेश्चन पेपर लगा के देख लेना, सैकड़ों क्वेश्चन आपको इसे मिल जाएंगे। और व्यापम की कोई सी भी एग्जाम के क्वेश्चन उठा लेना, उसमें आपको सैकड़ों क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो भौगोलिक स्थिति मतलब रावी नदी, मडगोमरी जिला, पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में वर्तमान में ये स्थान पाकिस्तान में, नदी है रावी नदी के किनारे और जिला का नाम है मडगोमरी। खोजकर्ता की बात करते हैं तो खोजकर्ता की बात करी थी हमने राय बहादुर दयाराम साहनी। तो कब की थी? 1921 में इस स्थान की खोज की थी। तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश की। तो बताइए, हमने उस दिन कौन सी ट्रिक बताई थी आपको हड़प्पा को याद करने की? तो कौन सी ट्रिक बताई थी कि जो बहादुर होते हैं वो चीजों को क्या करते हैं? हड़प लेते हैं बिना किसी राय के। तो इसकी खोज की राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ऐसे हम इसको याद करेंगे, नॉर्मल एक तरीका है। दूसरा, अब हमने लिखा IMP यानी कि इंपोर्टेंट फैक्ट, जो यहां से परीक्षा क्वेश्चन बनाती है। तो क्वेश्चन क्या बनाती है कि कोई हमने ले लिया अन्नागार। देखो ये लिखा रहा है अन्नागार, आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे अक्षर है क्योंकि अपने पास बोर्ड छोटा है इसलिए हमने छोटे छोटे अक्षर लिखने की कोशिश की है। तो आपको दिख रहा है अन्नागार। तो वह परीक्षा क्या क्वेश्चन पूछेगी? अन्नागार के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो हम क्या बताएंगे? हड़प्पा से प्राप्त हुआ। इसी तरह कब्रिस्तान R37 के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए?
तो हड़प्पा से प्राप्त हुए। हम इसको इतनी बार रिपीट कर देंगे, इतनी बार रिपीट कर देंगे कि आप कभी नींद में भी नहीं भूलोगे। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ हड़प्पा में कौन सा स्थान मिला, तो आप नींद में आंखें मसलते मसलते भी बताओगे कि अन्नागार मिला, कब्रिस्तान R37 मिला और कांसे का दर्पण मिला। भाई साहब सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि हड़प्पा के वासियों के पास शीशा नहीं था, दर्पण नहीं था, तो उनने क्या किया, कांसे का दर्पण बना लिया। कांसे को इतनी बेहतरीन तरीके से चमकाया कि एक उसमें अपनी शक्ल दिखने लगी, मतलब आईना बना दिया। और आजकल रगड़ने में भी आलस आता है बर्तनों को। हमने देखा है कहीं दोस्तों के रूम पे जाके तो कीट चढ़े रहते, काले हुए रहते हैं। भाई साहब बहुत गलत करते हैं साले। कांसे का दर्पण बना लिया। अब एक साक्ष्य मिला हमें हड़प्पा से, पीतल की टोकरी। पीतल की टोकरी याद रखिएगा, ये स्थल परीक्षा में बहुत बार पूछे हैं, तो गौर से सुनिएगा और इनको दिमाग में कैच करके सेट करके रखना है आपको। तो पीतल की टोकरी के साक्ष्य कहां से मिले, हड़प्पा से मिले। 16 भट्टिया, 16 भट्टिया मतलब कुछ कुमार की भट्टिया होगी जहां से कुमार बर्तन बनाता होगा और बर्तन बना के उन्हें पकाता होगा। पकाना मतलब होता है कि पहले मिट्टी का अपन ने बर्तन बना लिया और मिट्टी का बर्तन बनाने के बाद में क्या हुआ, उसको पकाना पड़ता है, क्योंकि अगर मिट्टी के बर्तन को कच्चे गारे में अगर पानी भरेंगे तो गारा जो होता है पिघल जाएगा। पिघल मतलब कि वो बर्तन नष्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, कुमार एक सुव्यवस्थित तरीके से भट्टा लगाता है, उसमें लकड़ी मकड़ी डाल के व्यवस्थित जमा कर उसके ऊपर बर्तन रखता है मिट्टी के, और उसमें आग जला के फिर उसको पकाता है, जैसे कि हम ईंटों को पकाते अभी वर्तमान में आपने देखा होगा। इस तरह कुमार और क्या करते थे, एक भट्टा लगाकर बर्तनों को पकाते थे ताकि उसमें पानी भरा जा सके, है ना। ये हो गया। अब 16 भट्टियां मिली हमें। धोती पहने हुए मूर्ति, भाई साहब धोती पहने हुए मूर्ति मिली, याद रखना कहां से मिली, हड़प्पा से मिली। दूसरा है पुरोहित आवास, मतलब कि वहां जो पूजा पाठ करने वाला कोई साधु संत रहता होगा उसके आवास मिले। तो सर हमने इसका अंदाज कैसे लगाया कि ये पुरोहित का आवास है, तो भाई साहब सिंपल सी परिभाषा है इसको समझने के लिए। कैसे, देखो भाई साहब बात यह है सीधी सिंपल। अगर मैं स्टूडेंट हूं और मैं पढ़ रहा हूं इंदौर, वर्तमान में मैं इंदौर में हूं और इंदौर से ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं इंदौर में पढ़ रहा हूं। अब भाई साहब हड़प्पा सभ्यता जैसे मान ली जाए कोई आपातकालीन घटना हो जाए, और आपातकालीन घटना हो जाए और तुम्हारा बाबा का काम तमाम यही हो जाए, तो बाबा पढ़ने के लिए किताबें को यूज करता होगा, बाबा लिखने के लिए पेनों का यूज करता होगा कि नहीं करता होगा। तो अब जब अगली कोई सी सभ्यता आएगी, वो उत्खनन करेगी, खोदेगी मेरे रूम के आसपास, तो उनको ये पेन मिलेगी, मेरी पुस्तकें मिलेगी, जिसके बाद में और मेरा कंकाल भी मिलेगा, क्योंकि कंकाल भी दवा होगा। अब भाई साहब जब वो अंदाज लगाएगा, सोचेगा यार ये क्या है, लिखता होगा भाई साहब, ये क्या है भाई साहब, पढ़ता होगा, तो जरूर ये स्टूडेंट का ही रूम है। तो ऐसे जब वहां देखा तो क्या देखा कि भाई साहब यहाँ पर है पुरोहित आवास, मतलब कि अगर वहां खोद के देखा तो भगवान की मूर्ति रखी होगी। भगवान की मूर्ति रखने के बाद में कुछ पुस्तकें रखी होगी जो उसकी भाषा में उसने लिखी होगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक कोई माइका लाल नहीं पढ़ पाए, ये याद रखना। वो भावचित्रात्मक लिपि थी लेकिन उसको आज तक किसी ने नहीं पढ़ी। दूसरा, तो ऐसे अंदाज लगा लिया। अब एक मिला, एक स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ बनाया गया है, मतलब एक ऐसी मूर्ति मिली जिसके गर्भ से क्या निकलता हुआ दिखाई गया, पौधे को। तो उसको नाम दे दिया कि ये हमारी भूमि की देवी है, ये मतलब मातृ देवी है। क्या नाम दे दिया लोग, कि उसको मातृ देवी का नाम दे दिया, मतलब भूमि की देवी के नाम से उस मूर्ति को जानते हैं कि ये भूमि की देवी है। जैसे कि अपन मोहनजोदड़ो फिल्म देखते हैं ना, उसमें उस तरह की मूर्तियां, बहुत सारी चित्र हमें दिखाए गए हैं उस पिक्चर में। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो एक बार मोहनजोदड़ो मूवी जरूर देखना, मतलब उससे इतिहास की बहुत सारी चीजें आपको कनेक्ट करेगी और दिखेगी आपको, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी, है ना। अब ये मिला। दूसरा, गठिया रोग के साक्ष्य मिले। अब उसमें मतलब जैसे कि कोई सी चीज कब नष्ट होती, कभी महामारी फैल गई, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा था, उसमें बहुत सारे लोग मरे, लेकिन कुछ ना कुछ उसके प्रमाण और साक्षी तो होंगे कि यार कोरोना के माध्यम से ऐसे लोग मरे, उसके क्या लक्षण थे, तो कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, और या कुछ ना कुछ उसको समझने के लिए चित्र मित्र बनाया होगा। तो यहां से हमें हड़प्पा से ऐसी कुछ चीजें मिली।
कोई चित्र मिला जिसमें गठिया रोग को स्पष्ट दिखाया हुआ है या उससे प्रभावित व्यक्ति को दिखाया गया है, तो इस आधार पर हमारे इतिहासकारों ने क्या अंदाज लगाया? अंदाज लगाया कि यहाँ पर गठिया रोग होता था, मतलब इन सभ्यता के व्यक्तियों को भी रोग प्रभावित करते थे, मतलब बीमार होते थे वो भी। अब दूसरा, हमें नटराज की मूर्ति मिली। भाई साहब आपने देखा होगा नटराज कैसे की? नटराज भगवान शंकर का ही एक नाम है। नटराज मतलब नृत्य का देवता, जिसको आपने पहले एक कंपास आता था उसके ऊपर नटराज का चित्र मंडा हुआ होगा, आपने अच्छे से देखा होगा, बिल्कुल अच्छे से देखा होगा, ये हमें बिल्कुल पता है। और आजकल पेंसिलें, बहुत सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वो नटराज नाम से बनते हैं, तो आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारी हाथ होते हैं उनके, और एकदम अलग ही तरह के क्या बनाते, पोज बनाकर उस मूर्ति को दर्शाया गया है। किसको? नटराज की मूर्ति को। तो हमें हड़प्पा से ये स्थान मिले। एक बार और रिपीट कर ले, देखिएगा। पहले मिला अन्नागार, कब्रिस्तान, संख्या बना बेल, कांसे का इक्का गाड़ी, बर्तनों पर मछुआरों का चित्र अंकित था। वाह भाई साहब, इन लोगों ने इतनी अच्छी चित्रकारी कर दी कि बर्तनों पर किसका चित्र बना दिया? मछली पकड़ते हुए मछुआरों का चित्र। वाह, गजब की कला थी इनमें, है ना? मछुआरों की चित्र बना दी। पुरोहित आवास, एक स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से निकलते हुए पौधों को मतलब पौधा को दर्शाया गया, गठिया रोग के प्रभाव मिले, और नटराज की मूर्ति मिली। ये हमने रिपीट कर लिया, और आप भी इसको रिपीट करना एक बार, ताकि अच्छे से याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि बताइए नटराज की मूर्ति के साक्षी कहां से मिले? ऑप्शन में दे देंगे हड़प्पा से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, धोलावीरा से मिला, रंगपुर से मिला। सोचते रहिए, अगर नहीं रिवीजन किया। याद करने का सबसे अच्छा तरीका रिवीजन है, बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितनी बार आप रिवीजन करोगे चीज अपने आप आपके माइंड में सेट होती जाएगी। आगे अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का नाम एक नाम और है जिसे बोलते हैं मृतकों का टीला। यानी कि मृतकों का टीला क्यों बोला जाता है? मृतकों का टीला इसलिए बोला जाता है, जब इस स्थान की खुदाई की थी राकलदास बनर्जी ने 1922 में, तो वहां पर देखा कि सबसे ज्यादा हमें कंकाल मिले, हड्डियां मिली, कब्रिस्तानें मिली, जिससे उन्होंने अंदाज लगाया कि भाई साहब यहाँ तो सब मरे ही मरे चीजें मिल रही हैं। अधिकतर चीजें कम मिली लेकिन मरे हुए साक्षी ज्यादा मिले। कई लोग दफन पड़े, किसी की हाथ कटाए, किसी की गर्दन कटी है, किसी का पैर कटा है, मतलब ये कटा पिटा पूरा शरीर ही मिला है हमको। तो भाई साहब, तो इसको नाम क्या दे? तो इसको नाम एक उपनाम दे देते हैं मृतकों का टीला, यानी कि मार मार कर एक के ऊपर एक गदर दब्बा लगाया हुआ है। हमारे उधर गदर दब्बा किसको बोलते हैं? कि जब मार मार के एक के ऊपर एक को पटक देते हैं उसको बोलते हैं गदर दब्बा। ये हमारी मालवी भाषा में बोलते हैं। तो मैं ऐसा ही वहां पर मिला, मतलब उस गदर दब्बा के ऊपर अगर हमने मिट्टी डाल दो, अब मिट्टी डाल दो तो वो बन जाएगा टीला, मतलब मृतकों का टीला। अब भाई साहब इसमें और क्या क्या हमें साक्ष्य मिले? देखो, इसकी खोज की मोहनजोदड़ो की राकलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। अब इसकी स्थिति अपन देखेंगे वर्तमान में ये कहां पर है? लरकाना जिला सिंध, पाकिस्तान में। मतलब ये भी स्थान कहां पर है? पाकिस्तान में स्थित है। और कौन सी नदी के तट पर? सिंधु नदी के दाएं तट पर यह स्थान पड़ता है। तो अब इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं? इसी लाइन से प्रश्न बन जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो किसने की? राकलदास बनर्जी ने की। कब की? 1922 में की। अब इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंध नदी के तट पर, मतलब सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि मोहनजोदड़ो की मतलब वर्तमान स्थिति कहां पर है? कहां पर लोकेटेड है? लरकाना जिला सिंध, पाकिस्तान में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देखते हैं, जैसे कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है, विशाल स्नानागार, यानी कि सबसे बड़े स्नानागार के प्रमाण मिले। इससे अंदाज क्या होता है कि यहाँ पर मतलब इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, तो वहां पर हमें मिला कि ये लोग क्या करते थे मोहनजोदड़ो के, कि नहाने के लिए, मतलब जब कोई भी ऐसा धार्मिक कोई सा उत्सव होता था तो वो नहाने के लिए क्या करते, सामूहिक स्नान करते थे। और स्नान करने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा स्नान करने के लिए मतलब कुआं कुंड सा बना रखा था, और जिसमें वो स्नान करते थे। उसमें इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। व्यवस्था कैसी कर रखी थी? उन्होंने मतलब वस्त्र चेंज करने के लिए अलग अलग रूम बना रखे थे,
और जो पानी जो भरने का एक अलग से व्यवस्था कर रखी थी, जब वो पानी खराब हो जाता था, गंदा हो जाता था, तो उसको निकालने के लिए भी एक अलग से व्यवस्था कर रखी थी। तो इस प्रकार की उसमें व्यवस्था कर रखी थी, किसमें, विशाल स्नानागार में। हो सकता है अपना अपन अंदाज लगाते हैं, क्योंकि इतिहास का एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं कि क्या होगा रियल स्थिति। हो सकता है उनने और किसी काम के लिए उस चीज को बना रखा होगा, पर अपन ने जब उसको देखा समझा, अगल बगल सीढ़ियां बनी हुई है, एकदम सुव्यवस्थित ढंग से बना रखा है, पानी निकलने की व्यवस्था कर रखी है, उधर वस्त्र चेंज करने के लिए उन्होंने रूम बना रखे कि कपड़े बदल लिए। तो उनने अंदाज लगाया हमारे इतिहासकारों ने कि यहाँ पर ये विशाल स्नानागार है, जहां मोहनजोदड़ो के लोग क्या करते थे कि कोई सा धार्मिक उत्सव होता होगा, उस समय वो स्नान करते होंगे सामूहिक रूप से। जैसे कि भाई साहब अपने यहाँ पर आती है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के दिन हम क्या करते हैं, सुबह उठकर गद्दे उतारते हैं, मतलब स्नान करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब तक नहीं नहाते उनके सिर पर गद्दे चढ़े रहते हैं। भाई साहब आज तक अपन ने गद्दे कहीं का माता नहीं देखी, कहीं का माता चढ़ी हो, और आपने अगर देखे हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, है नी। तो यो देखियो अपन विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ऐसे जैसे कि स्नानागार के साक्ष्य मिले, ऐसे अन्नागार के मिले। कासे की नर्तकी मिली, कासे की नर्तकी, जिसको एक नाम दिया गया डांसिंग गर्ल। क्या नाम दिया गया, डांसिंग गर्ल। तो सर क्या ये डांस करती हुई दिखी थी क्या हमें? बिल्कुल नहीं दिखी भाई साहब, कोई डांस करती हुई नहीं दिखी अपन को। लेकिन उसने जो आजकल लड़कियां पोज देकर फोटो खिंचवाती है ना, ऐसे उसने चंपाकली स्टाइल में क्या मूर्ति बनवा रखी थी। हो सके किसी राजा महाराजा कोई होगा, उसने उसके वहां रखने के लिए मूर्ति बनवाई होगी, उसको किसी से बड़ा ज्यादा ही प्रेम होगा, तो उसने सोचा कि अपनी जो कोई भी है उसके ऊपर अच्छी व्यवस्थित मूर्ति बनवा ला, और मूर्ति बनाकर अपना रूम में रख लेंगे, तो जब भी उसकी याद आद अपन देख लेंगे। तो उसने इसलिए बनवाई होगी। अब भाई साहब उसने क्या बनाई कि अपनी ऐसा पोज देते हुए बनाओ, थोड़ी अच्छी लगेगी। तो अब अपने इतिहासकार ने वो कहीं समझ ली कि भाई साहब यह तो कहां से की नर्तकी थी, मतलब डांसिंग गर्ल का चित्र है। तो भाई साहब राजा महाराजा को शौक की, तो वो डांस वांस में जाता, पार्टी मार्टी करता होगा उनका टाइम पे, तो उनने कहा कि नजबा वाली पसंद आ गई होगी, तो वो को बनवा ली चित्र। तो एक कहां से की मूर्ति बनाई जो ऐसा पोज दे रही कि जाने की कौन सी चंपाकली स्टाइल में, जैसे कि डांस कर रही हो। तो उसको नाम दे दिया डांसिंग गर्ल। क्या नाम दे दिया, डांसिंग गर्ल। और कहां से, जब कोई डांस करता है तो मन मोह लेता है। जब कोई डांस करता है तो क्या हो जाता, मन मोह लेता है। मतलब डांसिंग गर्ल के साथ ही कहां से मिले हमें, मोहनजोदाड़ो से मिले। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं लंबे समय के लिए, है ना। दूसरा, कुमार के 6 भट्टे मिल गए। भाई साहब यहाँ कितना मिल गया था, मैंने 16 मिल गया था, और यहाँ मिल गया 6, मतलब ना भी बर्तन बना सो, है ना। सूती कपड़े के साक्षी मिल गए। अब भैया कपड़ा तो पहनते हो, सूती कपड़े के साक्षी मिले। शतरंज की गोलियां, मतलब ये अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, शतरंज भी खेलते थे, उसके साक्षी मिले हमें। दाढ़ी वाला साधु, वारे साधु, जैसे कि आज के मोदी जी। आप उस मूर्ति को गौर से देखना, गौर से देखना, और अपने मोदी जी है ना, प्रधानमंत्री श्री 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 दामोदर दास मोदी जी, उनकी तस्वीर को मिलाना, एकदम ऐसा लगेगा कि उस जमाने के ये मोदी जी थे। लेकिन भाई साहब एक सबसे विशेषता है इस मूर्ति में, आप गौर से देखना, उस मूर्ति में मूछे नहीं है। क्या नहीं है, मूछे नहीं है, मोदी जी के मूछे हैं। इतना थोड़ा डिफरेंस है। और एक साइड से उनने क्या पट्टा लपेटे हुए, मतलब कोई सा वस्त्र धारण किया, उससे उनको लगा कि ये कौन है, पुरोहित राजा। उनको एक नाम और दिया गया। क्या नाम दिया गया, ये चित्र किसका है, यह मूर्ति किसकी है, पुरोहित राजा की, जो हमने दाढ़ी वाले साधु की हमें जो मूर्ति मिली उसको। दूसरा, हाथी का कपाल मिल गया, मतलब सिर मिल गया। सिर मिल गया मतलब उसका कंकाल मिला, जो गर्दन वाला हिस्सा था वो मिला। तो कहां से मिला हमें, मोहनजोदड़ो से मिला। अब भैया पशुपति शिव का अंकन, एक मोहर हमें ऐसी मिली मोहनजोदड़ो से, एक मोहर हमें ऐसी मिली मोहनजोदड़ो से, जिसमें एक साधु महाराज बैठे हैं, एक मुकुट लगा है, 2 सींग अगल बगल, और उनके आसपास मतलब इधर की साइड बहुत सारे जानवर खड़े हैं। तो उसको एक अलग नाम दिया कि ये कौन है, ये शिव है, एकदम योगी मुद्रा में बैठे हैं। ये कौन है, ये पशुपति शिव है। कौन है, ये पशुपति शिव है। इनको एक नाम दे दिया कि ये पशुपति शिव है, जिनके आसपास बहुत सारे जानवर है। और उनके चित्र वहीं से एक क्वेश्चन भी बन गया था पीएससी में, है ना। तो उसको भी हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से जानवर के चित्र है। दूसरी बात करते हैं,
दरवाजे गली की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो में जो मकान थे उनके दरवाजे किधर खुलते थे? गली की ओर खुलते थे। अब इसका बहुत अच्छा अर्थ क्या समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत समझदार थे। कैसे समझदार थे? उदाहरण के लिए देखो, आज हम क्या करते हैं, दरवाजे हमारे कहाँ खोलते हैं? रोड वाली साइड में रोड वाली साइड में क्या करते हैं, अपन दरवाजा को खोलते हैं। अब लेकिन हुआ क्या, उस जमाने के लोग समझदार थे। अब समझदार इसलिए था क्योंकि हो सकती है कभी कभी मियाँ बीवी में घर में लड़ाई हो जाए। अब भैया लड़ाई हो जाए, लट मारती मारती बीवी कहाँ लिया है पति को रोड पे, तो हो सके बदनामी हो घर की। या कोई साइकिल चलाते हुए जा रहा है, घर वाली थोड़ी बढ़िया है तो उसको देख के सीटी मार गया साला। अपन किसी को कुछ नहीं कर सकते रोड पे, क्योंकि कोई कुछ भी हरकत कर सकता है। तो उनने सोचा इन सभी हरकतों से बचने के लिए हम क्या करें, अपने मकान के दरवाजे किधर कर दे, एक गली में कर दे, ताकि अपने घर की चीजें आसानी से कोई नहीं देख सके। आ गई बात समझ? मतलब कुछ भी अपने घर की जो प्राइवेट चीजें हैं वो क्या ना हो, सरकारी ना हो जाए, सबको ना दिखे। इसलिए उन्होंने समझदारी से क्या किए, दरवाजे गले की ओर बना दिए। अब भाई साहब दूसरे मिले हमें घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले, मतलब ऐसा घोड़े का जबड़ा मिला, वहां से घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले। कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। भाई साहब आपको लग रहा होगा गुरु आराम से चल रहे हैं, तो मैंने एक बार और रिपीट किया था, आप ऐसे करना, स्पीड बढ़ा के देख लेना। अपना काम आराम से पढ़ाना है भाई साहब, तो आप पढ़िए, है ना। कुबर वाले बेल के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो की मोहरों में अगर देखे तो हमें कुबर वाले बेल के भी साक्ष्य मिले हैं। बकरे के पीछे चाकू लिए एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसका चित्र मिला। ओ भाई साहब ये बकरे को भी मारते थे। ये तो आज हमने पढ़ा, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि इसके पीछे मतलब एक ऐसा चित्र मिला, ऐसा अद्भुत चित्र मिला कि साला बकरा बंध रहा है और उसको देखकर एक धार लगा रहा है किसमें, उसकी बक्की में, और बोल रहा है कि कब तुझे हलाल करके खलास कर दूं रे साले। तो ऐसा चित्र भी मिला। कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। वाह भाई बहुत अद्भुत आदमी है। ये साक्ष्य मिल गए। जल निकासी व्यवस्था, ओ भाई साहब हमें मिला जल निकासी व्यवस्था के साक्ष्य। मतलब मोहनजोदड़ो के लोगों ने जो घर बना रखे थे उन घरों में इतनी सुव्यवस्थित ढंग से क्या जल निकास के लिए नालियां बना रखी थी, जिसको ऊपर से ढककर एकदम आज जो हम ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं वही ड्रेनेज सिस्टम वहां से ऐसा लगता है कि हुबहू हमारे इस 21वीं सदी के व्यक्तियों ने, इस महामानवों ने वहां का ड्रेनेज सिस्टम की कॉपी की हो, जैसे कि हमने हमारे संविधान को लिखा है दूसरे देशों के संविधान को देखकर। तो इस तरह की उन्होंने क्या मिली, जल निकास की एकदम अच्छी व्यवस्था मिली कि वाह, उनने जल निकास के बहुत अच्छे से प्रयास किए थे, जल संरक्षण के भी। यहां सभ्यता 7 बार बनी। ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां सभ्यता कौन सी? मोहनजोदड़ो 7 बार बनी और 7 बार उजड़ी। कितनी बार बनी? 7 बार बनी और 7 बार उजड़ी। इसके साक्ष्य भी हमें वहां से मिले। कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। दूसरा, चांदी की मोहरें मिली। तीसरा, मलेरिया के अवशेष मिले। मलेरिया की जैसे यहां से हमें किसके मिले? गठिया रोग के। कंफ्यूजन नहीं करने का मेरे भाई, हमें हड़प्पा से मिले गठिया रोग और मोहनजोदड़ो से मिला हमें कौन से रोग के साक्ष्य? तो मलेरिया रोग के साक्ष्य। मोहनजोदड़ो से हमने किसके साक्ष्य मिले? मलेरिया रोग के साक्ष्य। अब एक हमें सड़क मिली जिसकी लंबाई क्या थी? 8 = 15 मीटर चौड़ी, जिसको हमने एक नाम दिया। एक मतलब चौड़ी सी सड़क मिली, 9 मीटर चौड़ी सड़क मिली, तो उसको एक नाम दिया गया कि ये क्या था? राजपथ होगा। क्या नाम दिया गया? राजपथ। तो हमें यहां से क्वेश्चन क्या मिलेगा कि राजपथ के साक्ष्य कहां से मिले? और जिनने नहीं पढ़ा होगा वो तो माथा खुजालेगा और बोलेगा यार राजपथ कहां से मिला होगा। हो सके अपना आधुनिक कोई सा नाम दे दे और व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए, भाई धराशायी हो जा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज 1% नहीं होना, डायरेक्ट लगाना है मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। उसी स्थान के बारे में हम चर्चा करते हैं। धोलावीरा का खोज की बी लाल ने। किसने की? बी लाल ने। अब भाई साहब इसको बी लाल ने इसकी खोज की थी सबसे पहले 1959 और RS बिष्ट ने 1990 में इसकी खोज की। इसकी वर्तमान स्थिति खादिरा बेत नदी, कच्छ, गुजरात।
कौन सी नदी? खादिरा बेत नदी, कच्छ गुजरात। धोलावीरा की खोज कितने की? बीबी लाल ने। भाई साहब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? अगर हम किसी कपड़े को रगड़ रगड़ के धोएंगे तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। तो आ गया बीबी लाल। और एक और चीज हम देख सकते हैं, इसमें ही नाम चुका, धोलावीरा। धोलावीरा मतलब गुजरात में एक स्थान है, और गुजरात में स्थान है किसकी खोज की? बीबी लाल ने की। और सबसे अगर अपन वर्तमान में जो देखें, अधिकतर प्रमाणित मानते हैं RS बिष्ट नाम लेते हैं, जिन्होंने 1990-91 में इसकी और अच्छे से जांच पड़ताल की और इसका उत्खनन का काम व्यवस्थित ढंग से करवाया है ना। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, वर्ष 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है, जो 40वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 40वें नंबर का स्थान है। और 2021 में धोलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको याद रखने की अति आवश्यकता है। अब इससे हमें क्या क्या साक्ष्य मिले? पहला मिला मैदान, खेल के मैदान के साक्ष्य मिले, मतलब कि उस काल के लोग खेल खेलते होंगे उसके मैदान के हमें साक्ष्य मिले। दूसरा मिला पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति। किसकी मिली? पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति। भाई साहब नेवले और सांप की लड़ाई के बारे में तो आपको चर्चा होगी। अब भैया हो सकता है वहां सांप ज्यादा हो, तो सांप को डराने के लिए उन्होंने अच्छी व्यवस्थित बना के एक मूर्ति रख दी कि यहाँ इसको देख के ही डर जाते होंगे। या किसी नेवला देवता होगा, उसको देखकर उसकी पूजा करते होंगे, तो उनने पूजा करने के लिए उसकी मूर्ति बना ली होगी। या कोई सांप पकड़ने वाला बड़ा खिलाड़ी आदमी होगा, उनने सोची कि अपन नेवले से सांप डरता है, तो अब जब हम सांप पकड़ने जाए ना तो क्या करें, नेवले उनके आगे कर दे तो सांप डर जाएगा और अपन पकड़ लेंगे। तो ऐसा कुछ उनने दिमाग लगाया होगा। ये अपनी मजाक की सोच है, इसको सीरियस मत ले लेना। खेल के मैदान मिले, नेवले की मूर्ति मिली, स्टेडियम के प्रमाण मिले। हो सकता है भैया वहां क्रिकेट खेलते होंगे वे लोग, तो स्टेडियम के साक्ष्य मिले हमें। कहां से मिले? धोलावीरा से मिले। शैलकृत जलकुंड मिला, एक जलकुंड के साक्ष्य मिले हमें यहाँ से भी। यहाँ से हमें विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले। यहाँ पर हमें एक कुंड मिला, यानी कि कुंड बना हुआ था छोटा सा जल का। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, यानी कि यहाँ भी जल प्रबंधन व्यवस्था मिली, यहाँ भी मिली, तो यहाँ भी हमें उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था मिली धोलावीरा से। अब भैया धोने के लिए जल का यूज करते हैं, तो अपन को याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी जल प्रबंधन व्यवस्था के बारे में। 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर। धोलावीरा एक ऐसा शहर था जो 3 पार्टों में अलग अलग डिवाइड था, 3 भागों में विभाजित था, इसीलिए इसको 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर भी कहा गया। और एक नाम ये सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले कि सिंधु घाटी में अगर सबसे बड़ी बस्ती थी तो कहां पर थी? धोलावीरा में थी, उसके साक्ष्य भी मिले। और अभिलेख, एक ऐसा अभिलेख के साक्ष्य मिले होंगे, एक ऐसे अभिलेख के साक्ष्य मिले होंगे जिसमें लिखा होगा कि दैनिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए, व्यक्ति को सुबह योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, डांसिंग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सेल्फी लेना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने लिखा। क्योंकि हम आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ पाए, ये याद रखने योग्य बहुत बड़ी बात है ना। तो ये मिला हमें, और अभिलेख के साक्ष्य भी मिल गए। अब भाई साहब एक लास्ट नाम है रंगपुर। रंगपुर खोज करता थे रंगनाथ राव। इसको याद करना कितना आसान हो गया मेरे भाई। क्या हो गया साथियों? रंगपुर की खोज की रंगनाथ ने। हो सकता है रंगनाथ ने खोज की, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? रंगपुर रख दिया होगा। 1953-54 में इसकी खोज की। इसकी स्थिति वर्तमान मदार नदी कहाँ की नदी है? गुजरात की नदी है। ये स्थान भी गुजरात में है, जैसे धोलावीरा गुजरात में था, इसीलिए मतलब ये क्षेत्र भी गुजरात में है। और यहां से हमें क्या मिला? तो क्या मिला हमें? क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि हम धान की भूसी के साक्ष्य कहां से मिले हमसे पहले हमें। तो हमने जब पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल पढ़ा रहे थे तो उनमें भी हमने चर्चा की थी। तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं कि रंगपुर से हमें धान की भूसी के साक्ष्य मिले। मतलब कि धान की भूसी मतलब क्या होता है? चावल के छिलके। जब चावल रहता है उसके ऊपर जो छिलका रहता है उसके साक्ष्य हमें कहां से मिले? रंगपुर से मिले। रंगपुर कहां पर है? गुजरात में है ना। अब घोड़े की मृण मूर्ति।
मतलब कि छोटे छोटे बच्चे होंगे, बच्चों के लिए खिलौने बनाते होंगे, तो घोड़े की मिट्टी की मूर्ति के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले? रंगपुर से मिले। दूसरा, हमें कच्ची ईंटों के दुर्ग, मतलब कि जो यहाँ के मकान बनाए होंगे इन्होंने, जो कच्ची ईंटों के बनाए थे, एक दुर्ग यानी कि किला नुमा जो हमें संरचनाएं मिली वहां पर खंडित रूप में, तो कच्ची ईंटों के थे। किसके थे वो? कच्ची ईंटों के। इसके प्रमाण भी हमें कहां से मिले? रंगपुर से मिले। और पत्थर के फलक, फलक का आज से आपने देखा होगी कि हलधर के नाम से जाने जाते हैं। भगवान बलराम जो श्री कृष्ण के भाई थे उनको हलधर कहा जाता है। और हल उनका शस्त्र है, मतलब जो हल उनका शस्त्र है। और जो हल में नीचे की ओर जो फलक लगता है, जैसे कि ऐसा फलक, ये देखना, ये ऐसा फलक लगता है, ये फलक, ये फलक लगता है। तो ये फलक कैसा था? पत्थर का फलक था, जिससे जमीन चीरते हैं और कुछ अन्न बोते हैं। तो साथियों, आज हमने पढ़ा है, कितने स्थान पढ़ लिए? 1 2 3 4, ऐसे ही 8 10 और स्थान है, जिसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। क्लास हमारी आराम से, हमने इस चीजों को पढ़ाया आपको, और आपको अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा। क्योंकि दोस्तों ये एकदम शांतिपूर्वक पढ़ने की चीजें हैं, ज्यादा इसमें उछल कूद नहीं कर सकते हैं। और जब आप इनको 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो ये चीजें आपको व्यवस्थित याद हो जाएगी। और अब हम नेक्स्ट क्लास में और उन स्थलों की चर्चा करेंगे जिसमें हमें महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिली। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूं।